जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तौर तरीकों से, जिस तौर तरीकों के लिए वो जानी जाती हैं, अपने अपने उन तौर तरीकों का बिल्कुल खुले तरीके से उन्होंने प्रचार करना भी शुरू कर दिया। वैसे हालात बनाने शुरू कर दिए कि वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। मैं यह बात किस लिए बोल रहा हूँ कि यूपी में अब पिछले दिनों आपने दो तरह की घटनाएं देखी होंगी। छोटा सा, खैर आपको पता ही है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ और फिर उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक तो प्रयागराज में एक कस्बा है कौशाम्बी। कौशाम्बी के गांव में एक पाल समाज की लड़की ने एक ब्राह्मण लड़के के ऊपर आरोप लगाया था कि उसके साथ रेप किया गया। बाद में उस कथित रेपिस्ट, यानी कि जो ब्राह्मण लड़का है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था, उस आरोपी, रेपिस्ट तो खैर वो निकला नहीं, उस आरोपी लड़के को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, हवालात में डाल दिया। उसका पिताजी, उस लड़के का पिताजी हवालात में जाकर बता देता, उसके अपनी छाती में नाम लिख के गया हुआ था कि ऐसे ऐसे मेरा लड़का निर्दोष है और इसको फंसाया गया है और उसको फंसाने में इन आदमियों का हाथ है। और वहां पर उस आदमी की मौत हो जाती है। आरोपी लड़के के पिताजी की मौत हो जाती है, जो कि ब्राह्मण समाज से था। बाद में खुलासा होता है, वो लड़की बयान देती है कि मुझे तो फंसाया गया है, लड़के ने किसी तरह का मेरे साथ कोई रेप किया नहीं। और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है कि भी ये तो आपसी चुनावी रंजिश थी, चुनाव होने वाला था, पंचायती चुनाव, और उसी रंजिश में पाल समाज की तरफ से गलत आरोप में ये लड़का फंसा दिया गया ताकि वो चुनाव में हार जाए, जिसमें उस गांव के मौजूदा सरपंच का भी हाथ बताया गया है। दोस्तों, अब इसमें राजनीति कहाँ होती है और ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, उसका इसका कनेक्शन क्या है? दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण नाम का जो नगीना से, उत्तर प्रदेश में एक जगह है नगीना, नगीना से ये एमपी है। इन्होंने ये जैसी ही ये खबर सुनी, ये वहां पहुंच गए। योगी गवर्नमेंट ने इनको रास्ते में ही उठा के पकड़ के और हाउस अरेस्ट कर लिया, गेस्ट हाउस में, इनकी मर्यादा के अनुसार, जैसे ये एमपी उस हिसाब से। और इनको वहां तक नहीं जाने दिया। इन्होंने कहा कि भाई मैं वहां जाकर उनको उनकी हालात पूछूंगा और पीड़ित लड़की को सांत्वना दूंगा और उनके आंसू पोंछूंगा। दोस्तों, अगर इनको आंसू पोंछने हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने, योगी महाराज ने इनको ये ऑफर दिया कि मैं दोनों ही समाज के प्रतिनिधियों को, जिसके ऊपर आरोप लगा है और जिसने आरोप लगाया है, उन दोनों ही परिवार के आदमियों को इस गेस्ट हाउस में आपके सामने बुलाकर बैठा देते हैं और आप जम के 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक आप चाहो तब तक उनके आंसू आप पोंछते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जिद करते रहे कि नहीं नहीं, मुझे तो उसी इलाके में जाना जहाँ ये हादसा हुआ है और वहां जाकर ही मैं उनके आंसू पोंछूंगा, तभी मुझे तसल्ली होगी कि हाँ मैंने आंसू पोंछे हैं। तब तक क्या होता है कि जब हाउस अरेस्ट होते हैं, वहां पर तोड़ फोड़, आगजनी, दुकानें जलाई, पुलिस की गाड़ियां जलाई, पथराव, ये सब शुरू हो जाता है। और ये सब करते हैं इस चंद्रशेखर आजाद रावण नाम के जो एमपी हैं, इनके समर्थकों के द्वारा। दोस्तों, जब ये मामला खुलता है कि भी लड़की की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं ये निराधार हैं, इनमें किसी तरह कोई दम नहीं है, ये साजिश का हिस्सा है, तब ये चंद्रशेखर आजाद एकदम से अपनी बात से तुरंत पलटी हो जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये गए तो थे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लेकिन जब इनको मामला उल्टा पड़ता दिखा तो इन्होंने अपने समर्थकों की साइड ना ली, उनको अकेला छोड़ दिया पिटवाने के लिए, जेल में सड़ने के लिए, कि भी तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद हो। 50 से ज्यादा आदमी की अरेस्टिंग हुई है इस मामले में। अब 50 से ज्यादा आदमियों की इस मामले में अरेस्टिंग हुई है वहां पर कौशाम्बी में, कौशाम्बी के उस एरिया में, उन उपद्रवियों की। और ऊपर से योगी महाराज के द्वारा ये भी कहा गया है कि भी जो भी तोड़फोड़ हुई, जो भी नुकसान हुआ है, वो इन उपद्रवियों से ही वसूला जाएगा। और इन उपद्रवियों को उकसाने के लिए
जो व्यक्ति जिम्मेदार है चंद्रशेखर आजाद रावण, उससे भी वसूला जाएगा। तो जैसे ही ये बात वसूलने की आती है, तब एकदम से ये चंद्रशेखर रावण, जो एक क्रांतिकारी टाइप का आदमी बन के वहां पहुंचने के चक्कर में था कि भी मेरी राजनीति चमक जाएगी और इलेक्शन में मुझे फायदा मिल जाएगा, इसकी एक छोटी सी पार्टी इसने बनाई हुई है और अपनी पार्टी का ये इकलौता एक ऐसा आदमी जो इलेक्शन जीता, नहीं तो कोई तो सभी हारते ही है। उसकी तरह जो हैदराबाद में ओवैसी बंधु हैं, वो भी एक दो ही सीट निकाल पाते हैं, बाकी वो उसकी पार्टी तो हमेशा हारती ही है। तो यही हाल कुछ इसका है। दोस्तों, यहाँ पर वोटरों को समझने की ये जरूरत है 2027 के इलेक्शनों में कि जो नेता, खैर भारत की जनता इतनी परिपक्व तो हो चुकी है, सभी तो हुए नहीं है, लेकिन उनमें से बहुत सारे परिपक्व हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं कि उनको ये समझ में आने लगा है भारतीय वोटरों को कि उन्हें किसको वोट करना चाहिए और किसको नहीं वोट करना चाहिए, असल में कौन नेता हमारे हक में है, हमारे फेवर में है और भारत को आगे या हमारे स्टेट को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है, और कौन सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने ऐशो आराम की लग्जरी लाइफ को जीने के लिए। ये जनता को समझ में आना शुरू हो चुका है, ये जनता को समझ में आना शुरू हो चुका है। इसलिए वहां के कौशाम्बी की जनता ने भी इनका विरोध किया। चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसके नाम के पीछे रावण लगा हुआ, उसके कृत्य क्या होंगे आप समझ सकते हो, उसकी सोच कैसी होगी। इस इंसान को जैसे ही ये मुकरा, आप इसकी मानसिकता समझो कि इसकी मानसिकता क्या है। इसने अपने समर्थकों को यूं छोड़ दिया कि भी तुम्हारे माए बाप तुम ही हो, मैं तुम्हारा माए बाप नहीं हूं। अगर तुम्हारा आंदोलन सफल होता तो मैं तुम्हारा माए बाप होता, लेकिन अब तुम नुकसान में जा रहे हो, तुमसे वसूली होगी, अब तुम्हारी पिटाई भी होगी, अब तुम्हें उल्टा भी लटका जाएगा, तुम जेल में ही जाओगे, तो फिर मैं तुम्हारा साथी नहीं हूं, क्योंकि तुमने वो काम नहीं किया कि जिससे इसकी इमेज और ज्यादा बढ़ती, यानी कि एक बड़े आंदोलन करने के चक्कर में थे ये। अगर वो लड़की इस मामले में अपना बयान, सच्चे वाला बयान ना देती, तो जिससे इस चंद्रशेखर रावण आजाद नाम के आदमी को इलेक्शन में फायदा होता। दोस्तों, अभी यही एक घटना होती है इटावा के एक यादव कथावाचक थे, उनका और किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, और उस विवाद को बनाने के लिए अखिलेश, सपा के जो सर्वे सर्वा हैं अखिलेश यादव, वो वहां पहुंच जाते हैं, वो बयान देते हैं और ब्राह्मण विरोधी बयान देते हैं, और यादव और ब्राह्मण को लड़वाने का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया था एक हद तक। लेकिन जब इटावा की समझदार जनता ने इस अखिलेश यादव का पुरजोर विरोध किया और कैमरे के सामने आके खुद को ये बताया कि भी देखो, इसमें इस कथावाचक का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी लफड़ेबाजी वाली बात नहीं है, और यहाँ पर सब कुछ शांत तरीके से चल रहा था, और ब्राह्मण समाज की तरफ से ऐसी कोई भी कथित टिप्पणी इस यादव कथावाचक के खिलाफ नहीं की गई है। तब अखिलेश यादव को भी मामला उल्टा पड़ता दिखा और उन्होंने उस यादव कथावाचक को अकेला ही छोड़ दिया। जब उनको ये लगा कि भी जनता तेरे खिलाफ है, जनता समझ चुकी है, जनता समझदार है और जनता अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अब इस कथावाचक वाले मामले के तुरंत बाद ही ये समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, जो कि ब्राह्मण विरोधी बयान अब दे रहे थे, तो खुद ब्राह्मण के घर में जाते हैं। उसके तुरंत बाद, 2-1 दिन बाद, जो अपने एस्ट्रोनॉट सुधांशु शुक्ला, आपने सुना होगा, जो एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं सुधांशु शुक्ला, जिसको एस्ट्रोनॉट बना के उसको ट्रेनिंग देके वहाँ चाइना के थ्रू पहुंचे हैं स्पेस में। वो उनके घर गए हैं, उनकी माता के चरण स्पर्श किए हैं, क्योंकि शुक्ला तो पंडित है ही। अब पंडित विरोधी होकर पंडित के घर में जाकर वो चरण स्पर्श करते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो जाते हैं अपनी पार्टी के एक संतोष पांडे जो कि एक पंडित होता है, तो उसकी पार्टी के पूर्व मेंबर रह चुके हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे राम रमी करते हैं, उनकी माता के चरण स्पर्श लेते हैं। यहाँ तो मतलब दोनों का मैं एक
आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण पेश कर रहा हूं कि इटावा वाले मामले में तो ये ब्राह्मण के खिलाफ थे, और फिर जब बात उल्टी पड़ती देखी तो ब्राह्मणों का फेवर लेने के लिए ये ब्राह्मणों के घर जा रहे हैं। मतलब देखो, चेहरे के ऊपर चेहरा, और लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे उतर चुके हैं। ये तो वो पार्टी है दोस्तों जो कि जिस टाइम पे मुलायम सिंह यादव थे और राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था, और उस राम जन्मभूमि के मुद्दे में मुलायम सिंह यादव के आदेश पर सैकड़ों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया, और इस बात को छुपाने के लिए उनकी लाशों को बोरियों में भर भर के गंगा में यूं बहा दिया गया, ताकि वो एक खास वर्ग का वोट हासिल कर सकें। और वो इसमें कामयाब भी हुए थे, क्योंकि उस टाइम की जो जनता थी वो इतनी समझदार नहीं थी, इतनी मैच्योर हुई नहीं थी, बहुत सारी बातों को तो पता नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था उसका तो जमाना सोशल मीडिया का। तुरंत आज कोई घटना भी, अभी कोई घटना भी उसके 1 मिनट बाद लोगों को पता चल जाता है। उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से 90% लोग तो अखबार भी नहीं पढ़ते थे। आज तो न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ फोन में है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये जो बंटवारे की जो राजनीति थी ये खत्म हो चुकी है। लोग इन नेताओं के चेहरों को देख चुके हैं, जनता समझ चुकी है, जिसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इटावा का और कौशाम्बी का, जहां पर जनता ने ही नेताओं का विरोध किया। और कौशाम्बी वाले मामले में तो देखो, ये तो उल्टे ही अपने समर्थकों को ही छोड़ दिया इन्होंने, चंद्रशेखर रावण ने। मतलब उनकी, जब तक वो चंद्रशेखर रावण अपने समर्थकों की तब हेल्प करते जब वो इस आंदोलन को बड़ा बनाने में कामयाब होते, उसके समर्थक। लेकिन वो बड़ा बनाने में कामयाब नहीं हुए, मामला फूट गया। पीड़ित जो लड़की थी उसने सच्चा बयान दिया और ये मामला खिलाफ होता दिखा, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपने समर्थकों से ही। अब उसके समर्थक, वो जो बेवकूफ किस्म के जो अनाड़ी समर्थक थे, अब उनको समझ में आ चुका होगा कि उन्होंने गलत आदमी का साथ दिया। दोस्तों, अगर इस देश को आगे बढ़ाना हो तो मैं आपको, जो आपके आज के वोटर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आपका वोट करने का टाइम आए तो वोट करते टाइम आप सिर्फ उसी पार्टी को चुने, उसी आदमी को चुने जो सबको साथ लेकर चलने का एक एग्जाम्पल देता हो, और लोगों को ये बताने में कामयाब भी हो चुका है कि भी देखो, हमारी नजर में तो दलित भी हमारे हैं, ब्राह्मण भी हमारे हैं, मुस्लिम भी हमारे ही हैं, और हिंदू भी हमारे हैं, यानी कि पूरा भारत हमारा ही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू हिंदू हमारे हैं, या फिर सिर्फ मुसलमान मुसलमान हमारे हैं और हिंदू हमारे नहीं है, या फिर सिर्फ मैं तो दलित दलित के लिए काम करूंगा, मैं किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। दोस्तों, वोट देते टाइम हमेशा आपको ये याद रखना है, अगर आप समझदार हैं, अगर आपके अंदर जरा सा भी दिमाग है, अगर आप इस चीज को पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं कि आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए, आपको वो आदमी जिताना चाहिए कि जो सिर्फ अपने कुर्सी को, अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखना चाहता है, या फिर आपको वो जिताना चाहिए कि जो सबको साथ लेकर, पूरे भारत को, सभी समुदाय को, सभी जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है और उनको आगे बढ़ाना चाहता है। ये आपके ऊपर है कि आप आज अपना फायदा देखना चाहते हैं या फिर आगे आने वाली नस्लों का फायदा देखना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका भविष्य है। तो दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चंद्रशेखर रावण और सपा के जो ये है अखिलेश यादव, इनके बारे में आपके क्या विचार है, और इन जैसे नेताओं के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।